हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथमेटिक वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम आपको लेके आए हैं DRDO, जो होता है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO जिसका फुल फॉर्म होता है। इसके अकॉर्डिंग जो DRDO ने जो वैकेंसी निकाली है, उन वैकेंसियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे दो तरीके की वैकेंसी उन्होंने निकाल के दी है। एक है आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसे हम ग्रुप बी के नाम से जानते हैं, ग्रुप बी दिया हुआ है इसका। और सेकंड जो आपका है वो है आपका टेक्नीशियन ए, जिसे टेक्नीशियन ए बोलें या ग्रुप ए बोला जाए। इस प्रकार से उन्होंने दो प्रकार की वैकेंसी यहाँ निकाल के दी है। एक टेक्निकल वैकेंसी है और एक आपका टेक्निकल है, लेकिन उनका असिस्टेंट के रूप में एक वैकेंसी निकाल के दिया हुआ है। इसमें आपकी बात करें तो 1901 वैकेंसी आपकी टोटल निकाली हुई है उन्होंने। तो ये अच्छा ऑप्शन है आपके लिए चुनने का और इसका एग्ज़ाम देने का, इसका प्रिपेयर करने का, कि DRDO के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं इसके क्राइटेरिया के बारे में कि क्या क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले डेट की बात करें तो 3 सितंबर से आपका क्या हो जाएगा, 10 बजे से 3 सितंबर के 10 बजे से ये इनका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन होना प्रारंभ हो जाएगा। और दूसरी बात करें यहाँ से तो 23 सितंबर तक इसका क्या रहेगा, लास्ट डेट रहेगा कि 23 सितंबर तक आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। बात करें इसकी एग्ज़ाम की तो जो CBT एग्ज़ाम होगा उसकी अभी डेट इन्होंने अनाउंस नहीं की है, जो कि उन्होंने लिखा हुआ है आपका क्या कि टू बी अनाउंस ऑन द DRDO वेबसाइट, कि DRDO की वेबसाइट पे आपको ये अनाउंस करके दे दिया जाएगा। तो अभी आपको 3 सितंबर से उस वैकेंसी को भरना ही है। और इसमें बात करते हैं तो पहले हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं कि कौन सी वैकेंसी इन्होंने यहाँ से दी हुई है। तो वैकेंसी के बारे में बात करें तो इन्होंने एक तो दी हुई है आपका, जैसा कि आपको मैंने बताया यहाँ से, असिस्टेंट के रूप में, जो कि आपका कैसा रहेगा, आपका नॉन टेक्निकल रहेगा। कैसा रहेगा आपका, नॉन टेक्निकल रहेगा। इसमें आपको मैक्सिमम वैकेंसी आप देखेंगे तो BSc के अकॉर्डिंग, जो आपने विभिन्न सब्जेक्टों से जो BSc की हुई है उनके लिए यहाँ वैकेंसी निकली हुई है। और दूसरी बात करें यहाँ से टेक्निकल, तो टेक्निकल वैकेंसी में आपका इंजीनियरिंग बॉक्स के रूप में आ जाता है कि इंजीनियरिंग जो आपका रहेगा तो इंजीनियरिंग। और दूसरा चीज़ है जो अच्छी चीज़ है आपके लिए, जिसमें आपके कैंडिडेट बहुत सारे मिल जाने वाले हैं, कंपटीशन भी अच्छा हो जाएगा, तो वो है आपके पास क्या, ITI होल्डर। जो ITI जिन्होंने की हुई है, विभिन्न ट्रेडरों से ITI जो की हुई है, उनके लिए भी यहाँ वैकेंसी आपको देखने को मिल जाने वाली है। तो दोनों प्रकार की वैकेंसी, एक टेक्निकल वैकेंसी मिलेगी आपको, एक नॉन टेक्निकल वैकेंसी मिलेगी। तो आपको देखना है यहाँ से। तो आगे चल के देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड, जो ITI, जैसा मैंने बोला कि ITI में कौन कौन सी ट्रेडों से यहाँ वैकेंसी है, BSc में कौन कौन सी आपके प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, किस सब्जेक्ट वाली BSc इन्होंने मांगा है, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम बात करें यहाँ पे कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन सारे इनवाइट किए जाएंगे, जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है, वेरियस पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन है वो कैसे होंगे, आपके ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन कोई आपका क्या नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, ना लिया जाएगा, ना ऐसा कोई इन्होंने साइट दिया हुआ है जहाँ पे आप ऑफलाइन तरीके से इसको आवेदन कर पाएंगे। तो आपको सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन करने हैं। आगे बात करते हैं, पहला आपके पास है जो ग्रुप बी के बारे में, जो हमने बात किया था कि ग्रुप बी में कौन सा रहेगा आपके पास। तो पे स्केल क्या रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो पे स्केल आपका देखिए 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहेगा, 7th पे मैट्रिक के अनुसार। और दूसरी बात करें यहाँ पे कि एज लिमिट, तो एज लिमिट क्या रहेगी, तो देखिए एज लिमिट कैंडिडेट की होनी चाहिए 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक। 18 वर्ष से 28 वर्ष तक इसका क्या रहेगा, आपका एज लिमिट रहेगा। और रिलैक्सेशन रहेगा SC ST OBC, इनके लिए आपका क्या रहेगा। इसके अलावा कुछ और है आपके पास, जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गए, इनके लिए भी आपका वुमेन हो गए, इनके लिए क्या है, अलग से आपका रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जिसके बारे में हम नीचे बात करेंगे कि कौन कौन सी रिलैक्सेशन और कितना रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। बात करते हैं यहाँ पोस्ट के बारे में कि कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले है आपके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, या सब्जेक्ट देखा जाए तो सब्जेक्ट एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में आपका वैकेंसी निकला हुआ है। JSC है, एक वैकेंसी है, ST में 2 वैकेंसी है, OBC में आपका 2 है, AWS में 0 है, जनरल में आपका 6 वैकेंसी, कुल मिला के कितनी हो जाती है आपकी, 10 वैकेंसी हो जाती हैं। इसी प्रकार से आपका ऑटोमोबाइल्स, बॉटनी, जिन्होंने बॉटनी से BSc डिग्री किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए भी यहाँ वैकेंसी आपका दिया हुआ है। 3 वैकेंसी है टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो 3 वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। और केमिस्ट्री से भी है, सिविल इंजीनियरिंग से भी है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पे कि जो टोटल वैकेंसी दी हुई हैं ये हैं। और जो SC ST OBC AWS जनरल के अकॉर्डिंग यहाँ वैकेंसी को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। बात करते हैं आगे
केमिस्ट्री से वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस। देखिए कंप्यूटर साइंस मेन वैकेंसी के रूप में हम ले सकते हैं यहाँ से। कंप्यूटर साइंस जिन्होंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है उनके बारे में बात करें, 167 वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है, जिसमें आपका 25 आपका एससी के लिए हो गया, 5 एसटी के लिए हो गया, 41 वैकेंसी आपका ओबीसी के लिए है, 24 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है और 72 वैकेंसी जो है आपका वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार से 167 वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है। और आगे बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ से जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया हुआ है उनके लिए भी यहाँ पे 17 वैकेंसी टोटल दिया हुआ है। और बात करते हैं यहाँ से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज बाई AICTE। इससे यदि आपका रिकॉग्नाइज्ड है और आपने यहाँ से इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल किया हुआ है तो यहाँ से आपका 68 वैकेंसी दिया हुआ है। इस प्रकार से आपके पास बहुत सारी वैकेंसी हैं। लाइब्रेरी साइंस बात करते हैं। सेकंड मैथमेटिक्स में आपका 13 वैकेंसी आया है, जिसमें SC के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ST के लिए आपका 1 वैकेंसी है, OBC के लिए आपके पास 3 वैकेंसी है और EWS के लिए 2 वैकेंसी है और कुल मिला के जनरल के लिए 7 हैं और टोटल कितनी है आपकी 13 वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए देखिए आपका काफ़ी संख्या में 294 आपका वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या मांग रहे हैं इसमें? डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन एंड ऑटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मेंटेनेंस ETC। इसका आपके पास क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और 294 मतलब 294 वैकेंसी के लिए यहाँ आवेदन मांगे गए हैं। अब बात करते हैं, इसी में आगे क्रम में चलते हैं। देखिए फिजिक्स, तो फिजिक्स के लिए आपका वैकेंसी है कितना? 32 वैकेंसी यहाँ फिजिक्स के लिए मांगा गया है। साइकोलॉजी के लिए आप 11 वैकेंसी लिया गया है। इन सभी में आपका देखिए अधिकांश क्या है वैकेंसियों में BSc डिग्री मांगा गया है। BSc डिग्री आपका फिजिक्स से है तो BSc डिग्री होना चाहिए। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है BSc डिग्री होना चाहिए। साइकोलॉजी है BSc होना चाहिए। जूलॉजी है BSc होना चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए तो सारी वैकेंसियों में BSc मांगा गया है, जो आपका नॉन टेक्निकल वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल देखा जाए तो नॉन टेक्निकल वैकेंसी के लिए 1075 वैकेंसियों के लिए क्या किया गया है, यहाँ से आवेदन मांगा गया है। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। अब बात करते हैं यहाँ से सेकंड पार्ट की, जो कि आपका टेक्नीशियन A ग्रेड या ग्रुप C के रूप में बोला गया है इसे। तो ये देखा गया तो इसके लिए क्या क्या मांगा गया है। तो इसका पे स्केल के बारे में बात करें तो ये है 19,900 से लेके 63,200, ये इसका पे स्केल है। पे स्केल के बाद एज लिमिट, तो एज लिमिट आपका सेम रहेगा जैसा कि आपके पास ग्रुप B के लिए था, वही आपका ग्रुप C के लिए भी होगा। 18 से लेके 28 वर्ष के लिए है। और SC ST OBC के लिए क्या है आपका रिलैक्सेशन है, वो आपका नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं वैकेंसी क्या है। तो देखिए वैकेंसी आपके पास फर्स्ट आपका दिया हुआ है, पोस्ट कोड नंबर दिया है 0201 ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स के लिए क्या चाहिए आपको? 10th क्लास और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI ऑटोमोबाइल्स ट्रेड। मतलब ऑटोमोबाइल्स ट्रेड से यदि आपके पास ITI है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ST के लिए नहीं है, OBC के लिए नहीं है, EWS के लिए है। मतलब टोटल वैकेंसी जो 5 की 5 है वो किसके लिए? आपकी जनरल के लिए वैकेंसी दिया हुआ है। कितनी वैकेंसी दिया हुआ है आपका? 5। फिजिकल हैंडीकैप जो आपके कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका 32 वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बात चलते हैं, जो मेन संख्या में जो आपके ITI वाले मिलते हैं वो किस ट्रेड से मिलते हैं। तो देखिए पहला आपके पास मान लेते हैं कोपा, यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो कोपा होता है उसके लिए आपका 139 वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। जो मेन रूप से देखा जाए यहाँ से तो वुमेन कैंडिडेट के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी रहेगी इसके लिए, वुमेन कैंडिडेट के लिए, क्योंकि वुमेन कैंडिडेट क्या है कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में ITI किए रहती हैं। तो उनके लिए ये 139 पोस्ट बहुत मायने रखने वाली हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद बात करें हम कारपेंटर की, तो कारपेंटर ट्रेड भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अधिकांशतः होता क्या है कि कई जगह ऐसा होता है कि कारपेंटर ट्रेड नहीं होता है ITI में, लेकिन फिर भी जहाँ भी होता है तो उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है। कितनी आपकी? 12 वैकेंसी है। 12 वैकेंसी के साथ ही हो सकता है। आगे बात करते हैं यहाँ से
जो मेन आपके पास हैं, बाकी आप पढ़ सकते हैं। यदि इनमें से आपकी कोई आईटी ट्रेड है तो आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और कमेंट करके आप जानकारी पूछ भी सकते हैं। इसके बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन भी जो होता है आईटीआई में अच्छी ट्रेड होती है, जो अधिकांश छात्र इसको किए रहते हैं। इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में आपका 106 पोस्ट हैं, जिसमें एससी के लिए 17, एसटी के लिए 13, ओबीसी के लिए 20 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 और जनरल के लिए 47। इस प्रकार से टोटल देखा जाए यहाँ से तो कितना 106 वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन से सेम रिलेटेड होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी ट्रेड आप मिल जाता है आईटीआई, क्योंकि यहाँ भी 10th प्लस आईटीआई मांगा गया है। तो 10th प्लस आईटीआई मांगे गया तो यहाँ से भी देखिए आपके पास 113 वैकेंसी यहाँ देखने को मिलती हैं। 113 वैकेंसी के साथ आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इतना कंपटीशन इसमें नहीं रहेगा जितना आपका प्रीवियस जो हमने आपका ग्रुप बी के बारे में बात की है, ग्रुप बी में रहेगा, क्योंकि बीएससी कैंडिडेट आपको बहुत सारे मिल जाने वाले हैं, आईटीआई कैंडिडेट इतने सारे नहीं मिलने वाले हैं। देखिए आगे चलते हैं। फिटर, जो आपका मोस्ट पॉपुलर ट्रेड होता है वो आपका कौन सा रहता है? फिटर रहता है, जिसमें छात्र अधिकांश क्या करते हैं, इसको चुनते हैं और इससे आईटीआई करते हैं। तो इस ट्रेड के बारे में बात करें तो कैंडिडेटों की संख्या भी अच्छी होती है और यहाँ वैकेंसी भी देखिए आपके पास काफ़ी अच्छी दी हुई है। 127 पोस्ट यहाँ पे दी हुई हैं। 17 एससी के लिए है, 10 एसटी के लिए है, 30 आपका ओबीसी के लिए है, 19 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है और 51 पोस्ट आपकी जनरल के लिए है। तो कुल मिला के यहाँ से 127 पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दूसरी बात करते हैं यहाँ से मशीनिस्ट के लिए, यहाँ से 10th क्लास और इक्विवेलेंट और सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड से। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 89 जो वैकेंसी हैं आपकी यहाँ पे दी हुई हैं, 89 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई हैं। इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और इनको फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिकल डीजल, ये भी 1 साल की ट्रेड होती है, आईटीआई होती है, 1 साल की आईटीआई कई लोगों के पास ये होती हैं, फिर भी अनयूज्ड रहती हैं। यहाँ पे देखिए जनरल की 4 वैकेंसी यहाँ पे भी दी हुई हैं। और बात करते हैं यहाँ से मोटर मैकेनिकल, पेंटर, ये जो ट्रेडें हैं आपकी, इन ट्रेडों में छात्रों ने यदि आईटीआई किया हुआ है तो आपको फॉर्म भरना है और उनका जो मिनिमम क्राइटेरिया होगा उस मिनिमम क्राइटेरिया को आपको पार करना है। आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाने वाला है, क्योंकि इनके छात्र मिलते नहीं हैं, पेंटर के छात्र मिलते नहीं हैं। यहाँ वैकेंसी दिया हुआ है, देखिए 3 वैकेंसी है। अब इसको 3 को कम मत समझिए, क्योंकि इनके छात्र मिल जाने वाले नहीं होते हैं और जितने भी होते हैं वो उनको रेलवे पहले से ही उठा लेता है, अर्थात रेलवे इनको पहले से भी ज्वाइन करा लेता है। तो यहाँ पे देखें डीआरडीओ में ये वैकेंसी निकली हुई है 3 वैकेंसी, तो इनको मत दीजिए आप। पेंटर के लिए भी क्या होगा, ये बढ़िया वैकेंसी होगा। बात करते हैं यहाँ से फोटोग्राफर, तो फोटोग्राफर के लिए भी 11 वैकेंसी दी हुई हैं। आरएसी रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, इसके लिए भी आपकी 8 वैकेंसी दी हुई हैं। सीट मेटल, इसके लिए भी है। टर्नर 45 वैकेंसी है, वेल्डर 50 वैकेंसी है। ये मान के चलिए कि ये छात्र आपको मिल जाने वाले नहीं हैं, अर्थात इनको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लियरिटी मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा और अपना फॉर्म भरना होगा, जिससे कि आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाने वाला है, 100% सिलेक्शन हो जाने वाला है। आप केवल इनका डीआरडी को जो क्राइटेरिया होगा, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कितना क्राइटेरिया, कितने मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए हैं, वो मिनिमम मार्क्स आपको पार करने हैं, आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। क्या है कि सबसे पहले तो ये कोड दिया हुआ है, क्या कोड दिया हुआ है कि कहाँ पे क्या आपको वैकेंसी रहेंगी, कितनी वैकेंसी किस डिस्ट्रिक्ट में आपका या किस शहर में कितना वैकेंसी दिया हुआ है, इसके पीछे आपका ये दिया हुआ। सबसे पहले जैसे कि A1 आगरा के रूप में, A2 आपका अहमदाबाद है, A3 आपका अमृतनाथ है। तो यहाँ पे आपका सभी वैकेंसी के पीछे ये लिखा हुआ है। आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें जैसे आगरा में वैकेंसी चाहिए तो ये वाली पोस्ट हम फिल कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए मोटर मैकेनिकल के लिए आपको आगरा में भी प्लेसमेंट मिल सकता है। ये होम टाउन के बारे में बात करते हैं हम यहाँ से, होम टाउन के बारे में कि यदि आप इस शहर से बिलोंग करते हैं, आपको उसी शहर में वैकेंसी चाहिए तो इसके हिसाब से भी आप अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं और उनका वरीयता क्रमांक भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं कि आपको पहला कहाँ चाहिए। पहला आपको जहाँ चाहिए वो आप वहाँ उसको आगे भर सकते हैं, जो बाद में चाहिए वो आप पीछे भर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी वैकेंसी का यहाँ क्या दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, पोस्टिंग स्टेशन कोड दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप उनको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। जैसे कोई छात्र आपका चंडीगढ़ का है तो उसका C1 कोड है, तो यहाँ पे जो आपकी वैकेशन वेल्डर के लिए जो वैकेंसी दी हुई है B1, B2, C1, C2, तो आप जैसे चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आप वरीयता देंगे यहाँ से किसको, C1 के लिए। फिर इसके बाद आप कहेंगे कि हम चंडीगढ़ से चेन्नई जा सकते हैं या चेन्नई में हमारे रिलेटिव हैं हम वहाँ रुक सकते हैं, या हम कहें कि दिल्ली में हम रुक सकते हैं। तो हम अगला जो वैकेंसी की देंगे इसमें दिल्ली तो है नहीं, तो दिल्ली तो आप फिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखते हैं चेन्नई है क्या, तो चेन्नई के लिए हम सेकंड फिल कर देंगे।
इसके बाद हम चाहें यहाँ से बालासोर, तो बालासोर के लिए हम यहाँ से B1 कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको क्रम भी दे सकते हैं, जिससे कि आपका अच्छे मार्क्स होने की स्थिति में आपको होम टाउन में भी क्या हो जाएगी, आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। अब आगे बात चलते हैं यहाँ से एलिजिबल क्राइटेरिया। तो एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी है। तो एन एलिजिबिलिटी कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड विद द रेफरेंस ऑफ द क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज द मेंशन इन द एडवर्टाइज। मतलब पहले तो ये है आपका कि जो डेट दिया हुआ है, क्रूशियल डेट दिया है 23 सितंबर। 23 सितंबर के पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। पहला तो ये हो गया। कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडियन एज पर एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। मतलब भारतीय रूल के अनुसार वो क्या होना चाहिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट। मतलब जो आपका रनिंग के थ्रू आपका चल नहीं सकता है, मतलब इन्होंने रनिंग नहीं मांगा है, यहाँ इन्होंने ये साफ साफ लिख दिया है कि आपको ये जो रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपकी कंप्लीट ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ITI कर रहे हैं, क्या हम डालेंगे, तो नहीं डाल पाएंगे आपको क्या करना चाहिए, ITI आपकी कंप्लीट ही होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस, जो आपको मेडिकल लिया जाएगा उनके अनुसार आपको फिटनेस होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो मैंने बात करें हम, नो ऑब्जेक्शन NOC। यदि आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कहीं पहले से ऑलरेडी जॉब लगे हुए हैं और आप चाहते हैं कि हम DRDO में अच्छा कर सकते हैं और DRDO में हमें वैकेंसी चाहिए, तो आपको उस कंपनी से या उस गवर्नमेंट से क्या चाहिए पड़ेगा, आपको NOC ला के देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। ये बात की प्रोसेस है। आप फॉर्म फिलअप करिए, इसके बाद आपको बताया जाएगा। यदि आप वहाँ पे एलिजिबल होते हैं, आप भर पाते हैं फॉर्म और ये आप सेलेक्ट होते हैं, तो उसके बारे में आपको आगे बात कर ली जाएगी कि NOC वगैरह क्या क्या चाहिए आपको। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर द अप्लाइंग द पोस्ट। पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। यदि आप एलिजिबल हैं तो ही आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, अन्यथा की स्थिति में इसको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। नहीं तो अन्यथा की स्थिति में आपको इसको फिलअप कर देंगे तो पहले तो आपका यही होगा कि उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा ये होगा कि आप किसी एक बंदे की सीट को रिजर्व कर रहे हैं और वो भी कैसी हो जाएगी, आपकी लास्ट टाइम तक जाने के बाद वो क्या हो जाएगी, आपकी कैंसिल हो जाएगी। और आगे भी आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में दिया हुआ है, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि हम एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात करें कि हम कहाँ पे, जो टायर फर्स्ट होगा आपका CBT 1 होगा, उसके लिए आप एग्ज़ाम कहाँ दे सकते हैं, तो उनके बारे में यहाँ जानकारी दिया हुआ है। आगरा, यदि आपके पास आगरा नज़दीक पड़ता है तो आगरा कर सकते हैं आप। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, इस प्रकार से आपके पास कुछ 39 के समथिंग आपके पास क्या दिया हुआ है, एग्ज़ाम सिटी दी हुई है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनको फिलअप कर सकते हो, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ से कुछ एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट। यदि आप एक से अधिक पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं, आप मतलब क्वालिफिकेशन रखते हैं हम एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, तो कैंडिडेट अप्लाई फॉर द मोर देन 1 पोस्ट कोड साउंड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल द रेस्पेक्ट सेपरेटली। कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर मोर देन 1 पोस्ट शुड बी aware that center of each examination may be different and examination may be on the same day shift. If the examinations are in 2 different shifts on a same day, it will be the candidate's responsibility to reach the allocated center. देखिए यहाँ पे उन्होंने साफ लिख के दिया हुआ है कि यदि आप एक से अधिक पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं और आप यहाँ से फिलअप करते हैं, तो ये उनका काम रहेगा कि वो आपका सेम डेट में नहीं आएगा। क्या नहीं होगा, आपका सेम डेट में नहीं आएगा। और यदि आपका सेम डेट के साथ आ जाता है और यदि आपकी शिफ्ट आपकी चेंज है, अलग अलग शिफ्ट है, एक पहली शिफ्ट में है, एक दूसरी शिफ्ट में है, एक सुबह की मॉर्निंग की शिफ्ट में है, एक शाम की शिफ्ट में है, तो ये कैंडिडेट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह दोनों सेंटरों पर समय पर पहुँचे। इफ़ द एग्जामिनेशन फॉर 2 पोस्ट कोड अप्लाइड बाय द कैंडिडेट द सेम शिफ्ट, he or she will be able to appeal the examination on the only 1 post code per choice। मतलब ये भी उन्होंने साफ करके दिया है यहाँ से, यदि आपका एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होता है, एक ही शिफ्ट में दोनों के एग्ज़ाम आपके यदि मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कोई इनके द्वारा ऐसा अलग से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है जिससे कि आप उनको अलग अलग डेट में दे पाएँ। तब यदि एक ही शिफ्ट में और एक ही डेट में आपका आ जाता है, तब आप वहाँ पे एक ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, चाहे आप कोई सा भी दे लीजिए,
चाहे आप ग्रुप बी दे लीजिए या फिर ग्रुप सी दे लीजिए, किसी भी एक ग्रुप को आप यहाँ पे दे पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। फॉर द पोस्ट ऑफ STB ग्रुप बी द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द टेयर फर्स्ट, मतलब पहले जो टेयर पर CBT 1 होगा एंड टेयर 2 और जो सेकंड होगा, एज द डिस्क्राइब्ड इन द टेबल 1A देयर टायर 1 एंड 2 कंडक्टेड ऑन इन द कंप्यूटर बेस, मतलब CBT 1 होगा और CBT 2 होगा। द स्कोर ऑफ टायर 1 CBT 1 may be normalized as per the requirement the tier 1 and 2 the constant objective type question। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आपके पास, 2 CBT होंगे, CBT 1 होगा और आपका CBT 2 होगा। CBT 1 और CBT 2 के द्वारा आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाने वाला है। तो ये तो बात कर लेते हैं यहाँ से हम किसके बारे में, जो आपका ग्रुप बी का एग्ज़ाम है। ग्रुप ए के बारे में बात करें तो द सिलेक्शन प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द टायर 1 एंड टायर 2। एक तो होगा आपका टायर 1, टायर 1 में क्या आएगा आपका CBT, दोनों CBT टाइप के क्वेश्चन पेपर होंगे। तो इसमें तो होगा आपके पास नॉर्मल पूछा जाएगा, जो नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम में आपका पूछा जाता है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे क्या क्या आएगा, कितना मैथ आएगा, कितना साइंस आएगा। तो टायर 1 आपका तो जो आपका ग्रुप बी है उसी के अकॉर्डिंग आपका सेम रहेगा। लेकिन टायर 2 के बारे में बात करें, जो CBT 2 होगा वो आपका कैसा होगा, आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसमें आपका ट्रेड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, ट्रेड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे तो वो पूछे जाएंगे, ठीक है। द टायर 1 will be consist of the objective type multiple choice and tier 1 examination is the provisional selection and tier 2 is the qualifying nature। देखिए अभी जो रेलवे के द्वारा जो टेक्नीशियन की भर्ती की गई थी, रेलवे के द्वारा जो टेक्नीशियन की भर्ती की गई थी, उन्होंने एक CBT 1 लिया था, जिसमें आपका क्या था, कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम आया था, जिसमें साइंस भी आई थी, मैथ भी आई थी, ये सब आया हुआ था। दूसरा जो आपका एग्ज़ाम हुआ था CBT 2, तो CBT 2 में आपके पास एक तो हुआ था आपका 2 पेपर में डिवाइड हुआ था। CBT 2 आपका 2 पेपर में डिवाइड हुआ था, जिसे हम कह सकते हैं कि सेकंड और थर्ड पेपर के रूप में ये हुआ था। सेकंड पेपर में आपका वही पूछा गया था, क्या, साइंस, मैथ, रीजनिंग, GK, GS। लेकिन जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें आपका ट्रेड के जिन्होंने ITI से डाला हुआ था, तो ट्रेड से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे। पेटर ट्रेड से तो पेटर ट्रेड का पूछा गया था, वेल्डर से वेल्डर, मेसन, कारपेंटर, जो भी जिस ट्रेड से था उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे। जो सेकंड पेपर अहमदाबाद का CBT 2 का जो फर्स्ट पेपर था, CBT 2 का फर्स्ट पेपर, वो था आपका कैसा, उसको आपको मेरिट टाइप का था, इसमें आपको मेरिट में आना था। और जो आपका ट्रेड वाला था वो केवल आपका क्वालिफाइंग था। तो यहाँ भी इसी प्रकार का कुछ उन्होंने लिखा हुआ है कि जो टायर 1 होगा वो तो एग्जामिनेशन प्रोविजनल सिलेक्शन होगा, लेकिन जो टायर 2 होगा, CBT 2 होगा, उसमें ट्रेड टेस्ट होगा। और ट्रेड टेस्ट कैसा होगा आपका, केवल क्वालिफाइंग टाइप का होगा, केवल आपको उसको क्वालिफाई करना है। उन्होंने एक निश्चित सीमा बनाई होगी, उस सीमा तक आपको क्या करना है, उसको क्वालिफाई करना है। इसके अलावा उसको आपको कंपटीशन की उसमें ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन कहाँ होगा, आपका टायर 1 में ही कंपटीशन होगा। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग ऑन द रॉन्ग आंसर। गलत आंसर नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं है, ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है। आप 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी, क्या लिखा हुआ है, द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी कॉमर्शिएटेड टू असिस्टेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट C एंड द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार का आपका क्या होगा, यहाँ से एग्ज़ाम होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ से कि कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाने वाला है। तो टेबल 1 में आपका दिया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ द ग्रुप बी। ग्रुप बी के लिए यहाँ से आपका दिया हुआ है CBT फॉर स्क्रीनिंग, टेस्ट कॉमन ऑन द ऑल पोस्ट कोड, मतलब जो ग्रुप बी की जितनी भी पोस्ट हैं सभी के लिए आपका कैसा रहेगा, कॉमन रहेगा CBT। क्या क्या आएगा आपका, एक तो आएगा आपका क्वान्टिटेटिव एलिजिबिलिटी, दूसरा आएगा आपका एप्टीट्यूड जनरल, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज इंग्लिश का, और जनरल साइंस। तो यहाँ पे आपका देखा जाए कि GK GS के लिए उन्होंने कोई स्थान नहीं दिया है, GK GS के लिए कोई स्थान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपसे, पे केवल क्या पूछ रहे हैं, एक तो मैथ आएगी, जनरल इंटेलिजेंस, देखिए अब बात कर लेते हैं यहाँ से
कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाने वाले हैं। तो टेबल 1 में आपका ग्रुप बी के लिए आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला है आपका CBT फॉर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर CBT हुआ है, जिसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव एलिजिबिलिटी या एप्टीट्यूड कहा जाए। जैसे एप्टीट्यूड में क्या आएगा आपका, मैथ हो गया, जैसे मैथ बोला जाए कि मैथ आएगा। जनरल इंटेलिजेंस GK हो गया। रीजनिंग, तो ये रीजनिंग वाला पार्ट हो गया। जनरल अवेयरनेस, तो GK GS के रूप में आ गया। इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिक रहेगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज के भी रूल्स आएंगे यहाँ पे। और जनरल साइंस, तो साइंस आएगा। मतलब वही एग्ज़ाम होगा जो रेलवे के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उसी टाइप का एग्ज़ाम ये आपका हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा यहाँ से, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो पार्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 120 क्वेश्चन आएंगे आपके, और टाइम जो रहेगा आपका 90 मिनट का रहेगा। 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर के ही रहेंगे, 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन को करके देना है। CBT 2 जो रहेगा आपके पास, वो क्या होगा, टेस्ट ऑन द स्पेसिफिक ऑफ द सब्जेक्ट ऑन द पोस्ट कोड। मतलब जो पोस्ट है आपका, जैसे कि आपने यहाँ से BSc किया हुआ है एग्रीकल्चर से, AG से आपका BSc है, तो AG से ही क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाने वाले हैं। BSc यदि आपका मैथ से है तो आपका मैथ से भी पूछे जाने हैं। कंप्यूटर साइंस से है तो कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे और 90 मिनट का यहाँ पे क्या रहेगा आपका टाइम रहेगा। तो बढ़िया है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन रहेगा आपका। लगातार जो छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रिपरेशन इसकी करते रहते हैं। बाकी के भी एक ही चीज़ बढ़ गया है आपका यहाँ से कि जनरल इंग्लिश आपका यहाँ से पूछे जाने वाला है, तो जनरल इंग्लिश के बारे में आपको तैयारी करना पड़ेगा। बात करते हैं हम यहाँ से ग्रुप ए के बारे में। ग्रुप ए के बारे में देखा जाए यहाँ से तो क्या रहेगा, CBT एक तो सेक्शन वो आपका ए जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका सेम ही रहेगा, जैसा कि आपका ग्रुप बी का रहा था वैसे ही आपका यहाँ पे ही रहेगा। क्या आएगा आपका, मैथ आएगा, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड द स्पेसिफिक टू ट्रेड डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट कोड। पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या रहेगा आपका सेकंड रहेगा। और इसके बाद बात करें हम यहाँ से सेकंड पेपर जो रहेगा आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा, जी केवल क्वालिफाइंग नेचर टाइप का टेस्ट रहेगा। इसमें ITI जिस पोस्ट में, मतलब जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसी से रिलेटेड जो भी रहेगा आपका, उसी से रिलेटेड आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। द टेस्ट डेट मे बी ऑफ अबाउट 1 to 2 आवर ड्यूरेशन। मतलब ये अभी ये डिसाइड नहीं है, 1 घंटा भी हो सकता है और उसका 2 घंटा भी हो सकता है। तो 1 से 2 घंटे के बीच में आपका इसका क्या रहेगा, समय रहेगा, जिससे कि आप उसको कंप्लीट कर पाएँ। और ये क्वालिफाइंग टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा, मतलब पेपर रहेगा, ये क्वालिफाई करना है केवल आपको। इससे आपको मेरिट से कोई मतलब नहीं है। मेरिट वाला क्वेश्चन पेपर आपका ये रहेगा। इसमें 40 नंबर का आपके पास देखो ये दिया हुआ है, और 80 नंबर का आपका क्या दिया हुआ है, आपका पोस्ट से रिलेटेड जो ITI ट्रेड से रिलेटेड जो भी रहेगा वो 80 नंबर का आपका ये आएगा। तो कुल मिला के 120 आएगा और 90 मिनट का यहाँ क्या रहेगा आपका टाइम रहेगा। तो ये रहा आपका। इसके अलावा और भी आपको जानकारी इसमें दी हुई है, आप इस पूरे साइट पे जाके इसको देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा इसका अध्ययन कर सकते हैं कि क्या बात है, क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में पूछ रहे हैं। बाकी जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। और इससे संबंधित यदि कोई और समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।